तभी तो ग्रो करेंगे ना भाई। जब सर पैसा ही पैसा बांटेंगे, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे बजट से बहुत उम्मीदें नहीं लगती, क्योंकि इन लोगों के बजट जो आते हैं वो 20% ही ज़मीन पे आ पाते हैं, बाकी तो गायब ही रहते हैं। जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दे देंगे, सिर्फ लॉलीपॉप दे देंगे और फिर कहेंगे कि यार हमको दुकान की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है दूरियां बढ़ती जाएंगी। आने वाले समय में हमारे यहाँ स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। लगता है कि सरकार को पढ़ाई और दवाई इन पे मजबूती से ध्यान देना चाहिए। लखनऊ में पर डे की खपत सोने की थी 14 किलो की, अभी क्या हो गई 6 किलो। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। आगामी 1 फरवरी 2026 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार देश के लिए बजट लेकर आने वाली हैं। इस बजट में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें इस बार रिड्यूस होंगी, क्या कुछ चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, इससे किस सेक्टर को लाभ होगा या इससे क्या कुछ होने वाला है, ये सब जानने के लिए हम आज मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के साथ। और हम आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस बार बजट को लेकर के सरकार से क्या उम्मीदें लगाए हैं, उन्हें क्या लग रहा है इस बार उनके लिए क्या कुछ विशेष होने वाला है या किस सेक्टर पर इस बार सरकार का मेन फोकस रहेगा। इन सब तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की कुछ छात्रों से। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार सरकार का मेन मोटिव क्या है बजट को लेकर? देखिए, अभी बजट अभी तो इकोनॉमिक सर्वे है, हर साल पहले 30 तारीख को आता था, आज पहली बार 29 को आया है। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ प्रीटी मच श्योर कि हाँ हम लोग को थोड़ा ग्रो करना है। और काफ़ी पिछले साल से बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हुई भी है। देखा जाए तो 6.8 की जीडीपी ग्रोथ थी लास्ट ईयर, और इस बार प्लान है 7.2 की जीडीपी ग्रोथ ले जाने का। और जैसे देखा जाए तो सबसे मेजर हम लोग की जो मिडिल क्लास है और जितनी भी है कैटेगरीज हो गई, सब ज़्यादातर एमएसएमई सेक्टर में आती हैं। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ज़्यादा। और जैसे कि देखा जाए अगर बजट के हिसाब से, तो इस साल का बजट आएगा और लागू 31 से लेके 1 तारीख तक चलेगा। तो अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में ध्यान देना कि जीडीपी की। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे सरकार, हर सरकार को ले लीजिए, चाहे बीजेपी की अलग अलग पार्टियाँ हो, सारी सरकार देख लें तो उनका ज़्यादा यही शोर रहता है कि उस पर बोला जाए, पैसा बांट दिया जाए कि हाँ भाई डायरेक्ट पैसा देते, डायरेक्ट डीबीटी हो गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, या फिर कि महिलाओं को पैसा देना 1500 रुपये जैसे महाराष्ट्र सरकार ने चलाया था, 5,000 रुपये हर महिला के अकाउंट में, जैसे ये चलाया था। तो अब की बार बजट में उस चीज़ को कम करने की, ये हटाई देने का और ब्राज़ीलियन मॉडल को अप्लाई करने का ज़्यादा सोचा गया है। अगर आपने कहा कि कम करेंगे हम, और अगर हम जैसे मान लिया आपने कहा 5,000 ना भेज करके, या फिर जो गवर्नमेंट, आपने इलेक्शन की बात की कि उसमें ना भेजा, तो ऐसे में मान लीजिए अगर किसी को रिक्वायरमेंट भी रही तो एक ये भी तो बात निकल के सामने आती है कि भाई कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत भी रहेगी। तो सरकार दोनों चीज़ में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाएगी? बिल्कुल बैठाएगी सरकार कोऑर्डिनेशन, कैसे बैठाएगी कि वो लायबिलिटी, देखिए ये चीज़ आ गई लायबिलिटी में। इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें हम लोग को, सरकार को अगर जीडीपी बनाना, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर है। जो हम लोग जितना माल बना रहे हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू मार्केट में है उसको कहते हैं जीडीपी। तो हम लोग तभी तो ग्रो करेंगे ना भाई। जब सर पैसा ही पैसा बांटेंगे, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसकी जो हम लोग के प्रोडक्ट में है। इंडिया चौथे नंबर पे क्यों है? क्योंकि उसकी जो वैल्यू डिमांड मार्केट में है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बना रही है उसकी फाइनल वैल्यू ज़्यादा है। चीज़ उस हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें हम लोग को एसेट क्रिएट करना है। हम लोग जब सरकार, अगर हम लोग जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दे देंगे और फिर कहेंगे कि यार हमको दुकान की ज़रूरत नहीं है, तो लॉलीपॉप तो यार 1-2 सेकंड के लिए आप खा लेंगे, बाकी अब खाना पीना क्या चलेगा। एसेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम आपके पास फिर आते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार, जैसे अभी एसेट्स की बात की गई और अभी इकोनॉमिक सर्वे भी हो रहे हैं आए दिन, जिसमें कि देश के आर्थिक मजबूती को लेकर के बहुत बातें की जाती है, और जिसमें हम एक प्राइवेट सेक्टर, मिडिल क्लास सेक्टर, इन पर भी हमारे क्योंकि एक मेजॉरिटी जो सेक्टर है हमारा मिडिल सेक्टर है, और मिडिल क्लास का ही जो है ये लोग वहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या लगता है, आपको इस क्षेत्र पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर क्या इस बार मेन फोकस इस बार मिडिल क्लास सेक्टर को लेकर के आपको क्या उम्मीदें लग रही सरकार से? देखिए, सरकार से तो इसे मैं, कोई सरकार रही हो, मुझे बजट से बहुत उम्मीदें नहीं लगती, क्योंकि इन लोगों के बजट जो आते हैं वो 20% ही ज़मीन पे आ पाते हैं, बाकी तो गायब ही रहते हैं, पता नहीं चलता है। वो बहुत सारे उनके अपने तरीके हैं चाहे जैसे। लेकिन मैं अगर कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि बजट में आप रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करिए, आप डिफेंस पे फोकस करिए। और यहाँ पर हमारे देश में हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो खाई है गरीब और अमीर के बीच की, वो बहुत बड़ी है। 1% लोगों के पास जो है कि 40% रुपया है,
और 10% लोगों के पास 50% रुपया है, और बाकी जो बच रहे हैं 50% लोग जो है कि 90% लोग, उनके पास मात्र 50% रुपया, यानी मध्यम वर्गीय और अमीर के बीच में बहुत अंतर है। और हमारा रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले महंगाई इसमें बढ़ती जा रही है, सोने चांदी के भाव देख रहे हैं, जहाँ पर अभी कल ही रिपोर्ट आई थी, लखनऊ में पर डे की खपत सोने की थी 14 किलो की, अभी क्या हो गई 6 किलो। अब आप समझिए कि जो व्यापारी वर्ग है वो कहाँ है, वो बेचारा मतलब तरस रहा है कि उनका व्यापार नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें डगमगाई हुई हैं। तो आप अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़ी दिखा दें ये नहीं है, आप मध्यम वर्गीय, व्यापारी वर्ग और ये जो शिक्षा को लेके एक लाइए। हम कहते हैं कि आप अर्थव्यवस्था छठी ही रहिए या सातवीं रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत बड़ा नहीं दिखाना है, लेकिन हमको इससे होना चाहिए कि हमारे यहाँ लोग कितने खुश हैं, हमारे यहाँ लोग कितने अच्छा जो है लिविंग स्टैंडर्ड उनका कितना अच्छा है, वो लोग कितना अच्छा खा पी रहे हैं, कितनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, कितना अच्छा हेल्थ उनको मिल रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। न कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, फिर हम दूसरी, नहीं, आप गरीब और अमीर के बीच, हाँ, आप हमारे गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करिए, पैसा सबके बीच में बराबर बटे। ये नहीं कि 1% व्यक्ति के पास 10% जो है कि 40% रुपया आप दे रहे हैं, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो अमीर है वही अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है, तो इसमें जो है दूरियां बढ़ती जाएंगी। आने वाले समय में हमारे यहाँ स्थिति और भी ख़राब हो सकती है, इसलिए इस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, सरकार इस पर ध्यान दे, बाकी तो हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे फिलहाल। आर्थिक असमानता जिस हिसाब से बताइए कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन ये आर्थिक असमानता को लेकर के जो सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो कैसे इस चीज़ को बराबर कर सकती है, या फिर क्योंकि एक लंबी खाई जो इस समय उत्पन्न हो चुकी है हमारे हाई क्लास सेक्टर और लो क्लास सेक्टर के बीच में, तो कहीं ना कहीं इस आर्थिक असमानता को एक लेवल में ले आने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस बार के बजट में सरकार को? देखिए, हम तो विज्ञान के छात्र हैं, तो हमारी सरकार से बजट के बारे में यही अपेक्षा होगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनकी ज़्यादा वेटेज होनी चाहिए इनके बजट की। जितना ज़्यादा साइंस एंड जैसे रिसर्च, किसी देश का विकास तभी होगा जब उसमें टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाए। ये यूजीसी बिल ले आते हैं आप, और ये तमाम तरह के आप बांटने का काम करते हैं बच्चों में, इस पर उनको ना काम करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना लग रहा है आपको कि इस बार क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या चीज़ लैग कर रही है? क्या हमारे स्टूडेंट्स जो इस समय जो पढ़ाई कर रहे हैं साइंस की या फिर टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हो जो इस समय टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काम कर रहे हैं, क्या उनको जो है सरकार सशक्त नहीं कर पा रही है, या फिर सरकार अपनी खुद की जो प्रोडक्शन करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के उसमें कहीं लैग कर रही है? क्या लग रहा है आपको मेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेन कहाँ पे वो लैग आ रहा है, वो लूप पॉइंट कहाँ से आ रहा है, लूप होल जो है? देखिए, लूप होल की बात है तो लूप होल ऐसे आ रहा है कि अब आप यूनिवर्सिटियों में आते हैं तो लैब में जाते हैं तो कुछ केमिकल ही नहीं रहते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर कहते हैं कि हमको बजट ही नहीं आ रहा है, हमको फंड ही नहीं हो रही है। तो इसमें फंड इन लोगों को रेज करना चाहिए, यही हमारा मुद्दा है। अच्छा, चलिए भाई साहब, जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, क्योंकि देखिए सरकार द्वारा ही बजट पेश किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो एक सामान्य सी जनता है उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो रोटी, कपड़ा और मकान मैटर करता है। और ऐसे में वो जो ये टर्मिनोलॉजी है जीडीपी और ऐसे जो तमाम जो आपने सुनते होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें एक सामान्य वर्ग का इंसान जो अभी दिहाड़ी मजदूर होगा, जो दिन भर का जिसका केवल एक रहता है कि वो बस मजदूरी करके पैसे कमाए और अपना पेट पाल सके, तो ऐसे में उस व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंच सकता है? आपको क्या लग रहा है ये जो बजट इस बार आने वाला है, इस बार उसको मतलब कैसे जो है लाभ वो पहुंच सकता है? देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, और मेरे पिताजी संपन्न हैं जिन्होंने मुझे बचपन से ही एक अच्छी क्वालिटी का शिक्षा दिया, जिसके बदौलत मैं आज लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय तक पहुँच गया, लेकिन क्या मेरे गाँव के ही, क्या मेरे आसपास के लोग लखनऊ विश्वविद्यालय या किसी उच्च संस्थान तक पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं जाता हूं गांव में, देखता हूं कि कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जो कि रात मतलब अलाव जलाकर ठंडी के मौसम में अलाव जलाकर के ठंडी न लगे, और अपने बच्चे को मतलब एक नॉर्मल पतला कपड़ा पहना कर उस आग के सामने रख कर रात काटते हैं। ठीक, आपने रोटी, कपड़ा, मकान कहा, तो ठीक है, मजदूरी दिहाड़ी करके रोटी का तो व्यवस्था हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को पढ़ाई और दवाई इन पे मजबूती से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई और दवाई
ये दोनों अगर मजबूत हो गया, कमाई नहीं कमाई तो मैंने कहा ना कि मजदूरी करके कर देंगे, ठीक। अभी एक एक स्टेप पे, अब सारा एक ही बार में नहीं हो सकता है। तो पढ़ाई और दवाई अगर कर दिया तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों रूप से भारत स्वस्थ हो जाएगा। और इन दोनों रूप से भारत अगर स्वस्थ हो जाएगा तो भारत पूरा स्वस्थ हो जाएगा, चाहे वो जीडीपी में बात की जाए, चाहे किसी भी स्तर पे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको जो गरीबों की, जो जिनके पास पढ़ाई नहीं पहुंच पा रही है, अच्छी क्वालिटी की दवाई नहीं पहुंच पा रही है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मजदूर का बच्चा मजदूर बन रहा है, ठीक। और या फिर वो शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर होते जा रहा है, उसके मतलब किसी अगर उसको कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसकी अच्छी दवाई नहीं मिल पाती है, तो वो कमज़ोर हो जाता है, अपने श्रमिक काम नहीं कर पाता है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार अगर देखा जाए तो समाज के उस निचले हिस्से तक पहुंच सकती है अगर कुछ क्षेत्रों पर वो फोकस करें। पहुंच नहीं सकती है, पहुंचना पड़ेगा। और हमको लगता है कि इस पे ही पहले ध्यान देना चाहिए। इसमें देश की युवाओं का क्या सहयोग हो सकता है, और वो अगर इस बजट को आने के बाद क्या लगता है ये बजट जो है देश की युवाओं को कैसे प्रभावित करेगा, और वो इस समस्या पे युवा कैसे मददगार हो सकते हैं? देखिए ये बात आपकी सही है कि देखिए युवा ही नहीं, भारत का एक एक नागरिक जो सक्षम है, अपने यहाँ से जितना संभव हो सकता है आप जाकर 1 घंटे निकाल कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इतने लायक है तो उतना ही करिए। तो एक एक लोगों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, सरकार के साथ कदम मिला कर चलना पड़ेगा, तभी हमारा भारत स्वस्थ हो पाएगा। कोई जीडीपी या कोई भी बजट पास हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, आज से 78 सालों से होते हुए आ रहा है, कुछ बड़ा हो नहीं पाया, और ये हर साल होता है। तो हमें लगता है कि मेन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और उसको करना चाहिए। निर्मला सीतारमण इस बार बजट पेश करने वाली हैं, और चूँकि वो एक अच्छे वित्त मंत्री भी हैं और जी अर्थशास्त्र भी हैं वो, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अर्थशास्त्री भी हैं। और हम देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि बजट को लेकर के जो हमारी पॉलिसी में जो बनाई जाती है इस बार, जैसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास 2 टाइप के बजट्स होते हैं, एक वो रखती है रिजर्व बजट जो कि किसी आपदा या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वो उस चीज़ को यूज़ करता है, और दूसरा होता है ऐसा बजट जो पब्लिक वेलफेयर और स्कीम्स में यूज़ किया जाता है। तो क्या लग रहा है आपको कि जो इस बजट को बनाने में जो जिम्मेवार हैं उनको इस बार क्या फोकस करना चाहिए, और एक कहीं ना कहीं हमारा जो एक बड़ा तबका है वो मिडिल क्लास है, तो एक तो पॉइंट वो हो गया कि जो है उनको क्या फोकस करना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये कि हम जो है कैसे मिडिल क्लास सेक्टर को कैसे अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्वेश्चन है आए दिन अराइज होता रहता है वो थोड़ा सा कम हो सके। तो क्या लगता है आपको इन 2 चीज़ों पर क्या काम करना चाहिए? देखिए हमारी सरकार से यही अपील है कि जो 1991 में जब बजट आया था, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और हमारे वित्त मंत्री वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उस समय का जब बजट आया था तो उसमें सबसे ज़्यादा एलपीजी को मतलब ज़्यादा दिया गया था, जिसमें प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया था। और अभी भी देख रहे हैं आपकी मतलब हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है मिक्स इकोनॉमी है, प्राइवेट और पब्लिक को साथ में लेकर चलने वाली है। तो हमारा मतलब भारतीय सरकार से ये मतलब रहेगा कि जो अब बजट आएगा तो वो ज़्यादातर मतलब एलपीजी को ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन दे, और थोड़ा डिफेंस में भी ज़्यादा फोकस करे, एजुकेशन भी फोकस करे, और मेडिकल फील्ड में भी फोकस करे, और साइंस टेक्नोलॉजी तो बढ़ ही रही है। बस ये हमारा यही अपील है। तो आपको क्या लग रहा है मेन इस समय ऐसे कौन कौन से सेक्टर जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की रीच कम है? देखिए अभी जैसे आप देख रहे हैं वैकेंसियाँ कम आ रही है, या फिर बहुत सारी जो प्राइवेटलाइजेशन है वो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। 2047 तक मतलब भारत का ये है कि जैसे कि वो मतलब खुद ना ही एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करे, ना कि इंपोर्ट करे। तो मतलब भारत को ये होगा कि जैसे कि जो भाई साहब मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको, आपने एक्सपोर्ट की बात की, अभी आप इंडिया यूरोप ट्रेड डील की आप सुन रहे होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, और ऐसे में अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यामानाशी प्रांत के लोगों से भी मिलते हैं और वहाँ पे यूपी के निर्यात पर बहुत फोकस वो करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किसी भी राज्य में जो निर्यात है वो जीडीपी पर कैसे जो है ये इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए अब जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारी भारत की जो करेंसी है जो यूएस के मुकाबले बहुत कम है, वहाँ की $1 यहाँ की 91 रुपये के पहुँच गई है। तो भारत सरकार से मैं ये अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान दें, ना कि इंपोर्ट पे, ताकि हमारी जो फॉरेन करेंसी हमारी देश में आएंगी तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व होंगे मजबूत होंगे और हमारी करेंसी भी मजबूत होगी। बस यही मैं अपील कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। एज ए यूथ
आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ले करके, जैसे अगर, क्योंकि देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर इस्टेब्लिश होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करती है, और ऐसे में क्या लग रहा है आपको हमारी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर कितना काम कर रही है, और अभी ऐसी कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि कहीं ना कहीं ये जो एक मेजॉरिटी ऑफ द यूथ है उसको इस चीज़ को लेकर के ये काफ़ी कॉन्फिडेंस से फील करे और वो खुद भी आकर के देश की जीडीपी में अपनी इच्छा से सहयोग कर सके। क्या लगता है आपको? पहले तो ये कहूँगी सरकार को यहाँ मतलब हर चीज़ें में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जो मध्यम वर्ग की परिवार है उनकी तो बजट में उनका कुछ आ नहीं पा रहा है उनका, जो पहली बात है। महंगाई जा रही है बहुत तेज़ी से ऊपर, और जो मध्यम वर्ग की परिवार है वहाँ तो ना उनको जॉब आ पा रहा जल्दी से, या फिर ना कुछ ऐसी वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट जॉब में, हर 2-3 साल पे बस जो आती है कांस्टेबल की, पुलिस में सब आती हैं। तो सरकार के मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना चाहिए हर सेक्टर को। और ठीक है, और क्या कह रहे थे आप? और ये कि तो महंगाई को कम से कम किया जाए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा, वो अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। अच्छा, आप एज अ यूथ आप क्या चाह रहे हो कि गवर्नमेंट का इस बार ऐसे कौन से 3 से 4 सेक्टर है जो आपको लग रहा है कि इस बार गवर्नमेंट को अपने बजट में इन सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन सेक्टर को ज़्यादा फंड एलोकेट करना चाहिए, इन सेक्टर को लेकर के ज़्यादा उसको सशक्त बनाने के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं, ताकि कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाएं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाएं, ताकि वो इन सेक्टर्स को मजबूत कर सके जो देश की जीडीपी में डायरेक्टली सपोर्ट कर सके? क्या लग रहा है आपको ऐसे कौन से 3 से 4 सेक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि किसी भी देश का बैकबोन होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। सरकार को ऐसा समावेशी बजट पेश करना चाहिए इस बार जो इन 3 मुख्य सेक्टर्स पे फोकस करे, क्योंकि देखिए अभी कोरोना था 3-4 साल पहले, उसमें कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चरमरा गई, ये सोचने की बात है। और सरकार को खर्च मान के नहीं करना चाहिए इन पे, ये माना जाना चाहिए कि ये निवेश हो रहा है, बाद में हमें रिटर्न देगा। क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे देश के, मुझे लगता है कि विकास में भी योगदान करते हैं। क्योंकि इंसान स्वस्थ होगा तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा, और काम करेगा तभी रोजगार पाएगा, और रोजगार करेगा तभी हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। निर्मला सीतारमण जी से आप क्या इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो युवाओं के लिए वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर क्या गिफ्ट लेकर आने वाली हैं? देखिए, मैं उनसे माननीय वित्त मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस बार बजट आंकड़ों की जादूगरी के अलावा ऐसा कोई बजट होना चाहिए जो सच में धरातल पे आए, क्योंकि सरकार बजट पेश करती है, विपक्ष उसका विरोध करता है। हर बार हम लोग जब से छोटे थे तब से यही देखते हैं कि सरकार बजट पेश करती है, विपक्ष विरोध करता है, वो चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई बजट आए जिससे जो यूथ ओरिएंटेड हो, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता हूँ, क्योंकि सरकार आई थी 2 करोड़ रोजगार का वादा करके और बांट रही है 80 करोड़ को फ्री राशन। मैं इतना ही मांग करूँगा सरकार से कि फ्रीबीज को बंद किया जाए। ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बंद कर दीजिए, ज़रूरतमंदों को फ्रीबीज ना मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई नियम कानून लाइए कि जिससे रोजगार और कमाई बढ़ सके, और ये फ्रीबीज टैक्स स्लैब और ई कॉमर्स सेक्टर्स जो हैं इन पर गवर्नमेंट क्या काम करना चाहिए? यकीनन देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं उनकी इनकम लिमिटेड होती है, तो ये टैक्स करो मतलब जो भी टैक्स रेट होते हैं इनमें भी सुधार होना चाहिए, ताकि हमारी इनकम बढ़ सके और हम अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर सकें। बिल्कुल सही। और भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार जो टैक्स अभी जो स्लैब की बात की गई, और कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जी जब भी आते हैं तो मिडिल क्लास को लेकर के भी उनका एक फोकस रहता है, और कहीं ना कहीं बजट में उस सभी क्लास को फोकस करने के साथ में अपनी कंट्री की जीडीपी, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी वो फोकस रखते हैं उनका। तो एज अ यूथ आपको क्या लग रहा है इस बार बजट में क्या कुछ नया होने वाला है, या फिर क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो थोड़ा सा एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है? ये लोग न्यूक्लियर सेक्टर में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ये आपने देखा कि कुछ युवाओं की जो राय थी, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, मिडिल क्लास सेक्टर पे और तमाम जैसे और जो बातें की गई, जैसे पॉलिसी मेकिंग पर भी बहुत अच्छी युवाओं ने राय रखी, कुछ न्यूक्लियर पावर पर भी अपनी बातें रखी, कुछ का एलिगेशंस थे कि जो है वो बजट केवल आंकड़ों में न सीमित रह करके वो ग्राउंड पर आकर के उसका क्रियान्वयन हो, समावेशी बजट हो जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमाम ऐसे जो बातें हैं वो वहाँ पर अच्छे से उस पर ध्यान दिया जाए। और ऐसे तमाम बातें जो आपने सुनी जो युवाओं की थी, जो इस बजट को लेकर आगामी 1 फरवरी 2026 में को जो बजट पेश होने वाला है, निर्मला सीतारमण जी से ये उम्मीदें लगाए हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ आज इस बार ऐसा कुछ हो जो कंट्री की जीडीपी में सहयोग करे, जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग करे, साथ ही साथ मिडिल क्लास को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे। और तो ऐसा कुछ हो ताकि इस बार
कुछ न कुछ अच्छा रहे और आगामी जो 1 साल रहे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चले उसमें देश को एक नई प्रगति मिले। तो ऐसे तमाम विषयों पर आपने जाना, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र थे जिन्होंने बजट पे अपनी राय रखी और ऐसे ही तमाम कवरेज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला।